हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से हम ईवीएस का सेक्शन शुरू कर रहे हैं। ये क्लास मेनली जो शुरू की गई है टेट के पर्पज़ से शुरू की गई है। ठीक है, यूपी टेट 2023 के पर्पज़ से शुरू की गई है। फिलहाल स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में अगर ईवीएस का सेक्शन मेंशन है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, एक बार आप क्लास को देख लीजिए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और अच्छे क्वेश्चन है इसमें। ऐसे नहीं है कि इधर उधर से क्वेश्चन लिए गए हैं, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने अपने क्वेश्चन कितने ठीक किए हैं और कितने गलत किए हैं। और जो बच्चे पैट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पैट की क्लास आपकी अलग भी चल रही है, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप अपना कितना पढ़ चुके हैं। अब तक मैंने पैट के हिस्ट्री के सेक्शन में 3 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं आपके। एक सिंधु सभ्यता हो चुका है, वैदिक सभ्यता हो चुका है, लगभग जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जो सीरीज़ चल रही है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर जो है टॉपिक वाइज आपकी सीरीज़ चल रही है, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास के बाद जो पीडीएफ मिलती है या नोट्स में जो मिलते हैं उसकी डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही प्यारे हैं, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बिना देरी से क्लास को शुरू करते हैं। तो जिस सेक्शन में भी स्टेट के कोई से भी एग्ज़ाम में अगर ईवीएस का सेक्शन है तो आप लोग यहाँ से तैयार अपने आप को पढ़ सकते हैं। आराम से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा आपकी स्क्रीन पर कहता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, ये बताना है आपको। कहता है कि 20 जनवरी 1950 को अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, 21 मई 1949 को या 13 नवंबर 1949 को अपनाया था। ये बताना है आपको कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम समझाने से पहले सबसे पहले आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं केवल टिक नहीं लगवाऊंगा ऑप्शन पे, कुछ और भी उसका बैकग्राउंड भी बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, जिससे कि क्या है उस टॉपिक से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, ये सभी को पता होगा। सबसे पहले थे राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो रचयिता कौन है? रचयिता थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर थे इसके रचयिता। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे किस भाषा में लिखा था, तो ये पूछता है, तो किस भाषा में लिखा था इन्होंने? भाषा कौन सी थी? तो बच्चों मेरे भाषा जो थी बांग्ला भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी? बांग्ला। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। भाषा किस भाषा में लिखा था? बांग्ला भाषा में लिखा था। उसके बाद क्या हुआ था कि 24 जनवरी 1950 को भारत ने या भारत के राष्ट्रगान को भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा हिंदी भाषा में अपनाया। ठीक, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन। एक अभी और क्वेश्चन बाकी, वो बताता हूँ अभी। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब राष्ट्रीय गान के रचयिता बेटा कौन है आपके? तो रचयिता जो हैं आपके कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भाषा किस भाषा में लिखा था इन्होंने? बांग्ला भाषा में लिखा था। फिर क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान को संविधान द्वारा या संविधान सभा द्वारा हिंदी में अपनाया गया। अब ये तो आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, क्योंकि पीडीएफ में आपको ये नहीं मिलने वाला है। एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ से आपको सभी को पता होगा ये कितने सेकंड में गाया जाता है, समय कितना लगता है गाने में? समय कितना लगता है? 52 सेकंड, सभी को पता होगा।
लेकिन आज के बाद एक क्वेश्चन और आपको बताने वाला हूँ कि ये 52 सेकंड में ही क्यों गाया जाता है। बेटा 52 सेकंड में इसे इसलिए गाया जाता है क्योंकि पूरे राष्ट्रीय गान में आपके शब्द कितने हैं, शब्दों की संख्या भी 52 ही है, इसलिए इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका ये, क्या कि ये 52 सेकंड में क्यों गाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय गान में कुल कितने शब्द हैं, 52 शब्द हैं। आपको बिलीव नहीं होता होगा तो आप लोग अभी पॉज करके राष्ट्रीय गान में जितने भी शब्द हैं गिन लीजिए, सारे के सारे 52 शब्द मिलेंगे आपको। आज तक ये क्वेश्चन आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय गान में कुल 52 शब्द हैं, इसलिए इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। तो आपका क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 24 जनवरी को अपनाया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आपका पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है बेटा, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में, ठीक है। देखो ये चारों को चारों जो हैं आपके राजस्थान के क्या हैं, ज़िले हैं, ठीक है। और ये राजस्थान के किस ज़िले में बनाया जाता है, आयोजित किया जाता है, अजमेर में किया जाता है, ठीक है, पुष्कर मेला। ओके, यहाँ से दो क्वेश्चन आपको और बताते हैं कि सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं। उत्तर प्रदेश में, यूपी में सर्वाधिक मेले और सबसे कम मेले, सबसे कम मेले। ओके, तो सर्वाधिक मेले आपके मथुरा में लगते हैं, कितने लगते हैं, 86। और सबसे कम मेले आपके पीलीभीत में लगते हैं। पीलीभीत जिला बरेली मंडल में आता है और पीलीभीत से एक नदी बहती है जिसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका ये भी कि निम्नलिखित परावैज्ञानिक किरणों में से, किरणा नहीं होगा, किरणों में से कौन अधिक हानिकारक है। अल्ट्रावायलेट ए है, अल्ट्रावायलेट बी है, अल्ट्रावायलेट सी है। देखो बेटा वैसे तो ये तीनों का हानिकारक होती हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो हानिकारक होती है अल्ट्रावायलेट सी होती है। अच्छा, इसे रोकता कौन है, आने से सबसे अच्छा ये क्वेश्चन बनता है। तो इसे रोकता कौन है, रोकता कौन है इसे, तो इसे रोकता कौन है, ओजोन रोकता है। कौन रोकता है, ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर रोकती है। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी समताप मंडल में। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। ओजोन लेयर का काम क्या होता है, ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उन्हें रोकने में सहायता करता है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, ठीक है, कौन सा अजैविक घटक नहीं है ये बताना है आपको। तो एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अच्छे से समझ लेते हैं। देखो पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं बेटा कितने होते हैं ये समझ लेते हैं एक बार अच्छे से, जो क्लियर हो जाएगा। तो कितने घटक होते हैं एक बार ये समझ लेते हैं। तो दो घटक होते हैं, एक होता है आपका जैविक और एक होता है आपका अजैविक, ठीक, ये दो घटक होते हैं। अब जैविक को बेटा 3 भागों में बांट दिया जाता है। किस किस में बांट दिया जाता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले उत्पादक, दूसरा आ जाता है आपका उपभोक्ता और तीसरा बेटा होता है अपघटक, ठीक है। ये 3 इसमें होते हैं। अजैविक घटक में भी 3 होते हैं बेटा, कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। पहले नंबर पे आता है भौतिक कारक, दूसरे नंबर पे आता है आपका अकार्बनिक कारक, तीसरा आता है कार्बनिक कारक, ठीक। एक एक करके सबको समझ लेते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं बेटा 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक को 3 भागों में बांट दिया जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक से तात्पर्य बेटा जैसे कि आपके पौधे हो गए,
ठीक है, कौन हो गए? पौधे। अब उत्पादक होते क्या हैं? यानी कि उत्पादक वो होते हैं बेटा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें स्वपोषी भी बोलते हैं, स्वपोषी। अब आ जाओ किस पर? उपभोक्ता पर। अब उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता जो होते हैं पोषण के लिए किस पर निर्भर होते हैं? पोषण के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि आप लोग नोट कर लीजिए। उपभोक्ता जो होते हैं पोषण के लिए किस पर निर्भर होते हैं? उत्पादक पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं? उत्पादक पर निर्भर होते हैं। अब उपभोक्ता जो होते हैं बेटा ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो उपभोक्ता भी बेटा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी हो गया, इसी तरीके से द्वितीय उपभोक्ता जैसे कि मांसाहारी हो गया, तृतीय उपभोक्ता जैसे कि सर्वाहारी हो गया। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक जो होते हैं बेटा इन्हें पौधों को चक्कर करने वाले भी कहा जाता है। यानी कि ये क्या करते हैं कि मृत पौधों एवं जंतुओं के शरीर को क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं। यानी कि अपघटक वर्ड से तात्पर्य ऐसा होता है, ऐसी जीव से होता है कि जो मृत वनस्पति जगत और मृत जंतु जगत के शरीर को क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। वो रासायनिक क्रिया क्या होती है? ह्यूमस होती है। ह्यूमस किसे कहते हैं? जिसमें कि कार्बन प्लस पोषण पाया जाता है, में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं बेटा वो कौन कौन से आ जाएंगे? इसके 2 एग्जाम्पल हैं। कौन कौन सी हैं? एक कवक और एक जीवाणु। ठीक है, ये 2 आ जाते हैं किसके अंतर्गत? आपका जैविक घटक के अंतर्गत या अपघटक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तीसरा इधर आ जाते हैं भौतिक कारक। भौतिक कारक किसे कहते हैं? भौतिक कारक जीव को सीमित तथा स्थिर बनाने में योगदान देते हैं। तो जैसे कि सूर्य की किरणें हो गई, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब आ गया। अकार्बनिक कारक किसे कहते हैं बेटा? अकार्बनिक कारक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है उन्हें हम अकार्बनिक कहते हैं। ब्रह्मांड में जितनी भी गैसें हैं सारी की सारी हमारी किस में आती हैं? अकार्बनिक कारक में आती हैं। जल हो गया, मिट्टी हो गया, चट्टान हो गया, सभी गैसें आ गई। कार्बनिक कारक जिसमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। यानी कि जैविक और अजैविक के बीच की क्या होती है? कड़ी होती है। इसकी एग्जांपल क्या होती है? नोट कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ह्यूमस हो गया और क्या हो गया? लिपिड हो गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हम क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। हमसे उसने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक मैंने बताया प्रोटीन हमारा कैसा है? अजैविक है, यानी कि कार्बनिक कारक के अंतर्गत आता है। मृदा हमारी कैसी है? जो हमारी मिट्टी है वो हमारी क्या होती है? अकार्बनिक कारक है, यानी कि किस में आता है? अजैविक के अंतर्गत आता है। फास्फोरस भी हमारा अजैविक के अंतर्गत आता है, लेकिन कवक जो है हमारा जैविक के अंतर्गत आता है। और जैविक में भी किसके अंतर्गत आता है? अपघटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, अपघटक। इसी क्रम में हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे ऐसे ही डायरेक्ट करते हैं। कहता है कि गिर शेर योजना अवस्थित है कहाँ स्थित है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में? तो ये तो सभी को पता होगा कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि WWF से क्या आशय है? कहता है कि WWF वर्ल्ड वाइड फंड हो जाएगा, वर्ल्ड वार फंड हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड हो जाएगा, वर्ल्ड वॉच फंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका वर्ल्ड वाइड फंड हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देख नहीं पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कहता है कि गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे भी हम अच्छे से एक बार समझा देते हैं। ओके, देखो होता क्या है कि इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक, गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, ये निकली एक नदी। इस नदी को हम क्या बोलते हैं? इस नदी को हम बोलते हैं बेटा भागीरथी। क्या बोलते हैं? भागीरथी। ठीक, भागीरथी नदी बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या है? प्रयागराज बोले तो देवप्रयाग है। ये क्या है हमारा? थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये हमारा क्या है? देवप्रयाग है, यानी कि प्रयागराज है ये। ठीक, ये नदी आके यहाँ पे रुक गई।
ठीक। इधर से बेटा एक नदी आती है जो यहाँ पर मिलती है, इस नदी का नाम क्या है ये समझ लीजिए। ये जो नदी है इसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। ठीक। ये भी आके प्रयागराज में मिल गई। जब ये प्रयागराज में मिली, जहाँ पर ये दोनों नदी मिलती हैं, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं, यानी कि प्रयागराज में मिलती हैं। जहाँ पर ये मिलती हैं वहीं से इसका नाम बेटा क्या शुरू हो जाता है? गंगा शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? गंगा शुरू हो जाता है। अब ये जो गंगा नदी है, जब यहाँ से देवप्रयाग से, उसके बाद ये देवप्रयाग से होते हुए आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए बेटा ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर कहाँ का ज़िला है बेटा जी? उत्तर प्रदेश का ज़िला है, में प्रवेश करती है। यानी कि उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन बनता है, अभी मैं सब एक बार बता दूंगा। उत्तर प्रदेश में अभी प्रवेश करती है तो किस ज़िले से करती है? बिजनौर के ज़िले से करती है। बिजनौर के ज़िले से बेटा, बिजनौर के ज़िले से क्या करती है? ये प्रवेश करती है। बिजनौर के ज़िले से होते हुए ये उत्तर प्रदेश के 28 राज्यों को, कितने राज्यों को? 28, सॉरी राज्य बोल दिया मैंने, 28 ज़िले को छूती हुई। और लास्ट इसका एक ज़िला है, कौन सा ज़िला है? उस ज़िले का नाम है आपका बलिया। क्या है? बलिया। आखिरी ज़िले बलिया से होती हुई और कहाँ पे प्रवेश कर जाती है? ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है? थोड़ा सा ये एक ज़िला है क्या नाम बताया मैंने? बलिया। ये भी यूपी का आखिरी ज़िला है इस साइड से, और ये बलिया के रास्ते होते हुए बेटा बिहार में प्रवेश कर जाती है। ये आपका हो गया बिहार। अब एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले जो गंगा नदी होती है कहाँ से निकलती है बेटा? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक। गंगोत्री ग्लेशियर से जब निकलती है तब इसका नाम क्या होता है बेटा? भागीरथी होता है। इस साइड से एक नदी आती है जिसका नाम अलकनंदा है। ये दोनों नदियाँ आके यहाँ पर देवप्रयाग यानी कि प्रयागराज में मिल जाती हैं। जहाँ पर ये मिलती हैं वो देवप्रयाग है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि देवप्रयाग किसे कहते हैं? ये बनता है कि भागीरथी और अलकनंदा से कौन सा प्रयाग बनता है? तो देवप्रयाग बनता है। जहाँ पर ये दोनों मिल जाती हैं वहीं पर इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। अब गंगा जो है थोड़ा आगे बढ़ती है, जब आगे बढ़ती है तो यूपी में प्रवेश करती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी यूपी में कौन से ज़िले से प्रवेश करती है? तो बेटा कौन से ज़िले से करती है? बिजनौर के ज़िले से करती है। ओके, बिजनौर के ज़िले से करती है। बिजनौर के ज़िले से। अब ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों को टच करती है? तो ये 28 ज़िलों को टच करती है। कितने ज़िलों को टच करती है? 28 ज़िलों को टच करती है। फिर ये पूछता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से निकलती है? तो किस ज़िले से निकलती है? ये बलिया ज़िले से निकलती है। और किस में बलिया ज़िले से निकलने के बाद कहाँ प्रवेश करती है? तो बिहार में प्रवेश करती है। ये आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं थोड़े से क्वेश्चन और बनने वाले हैं वो बता देता हूँ आपको। चलो यहीं पर ही बता देता हूँ। इसकी जो लेंथ यानी कि लंबाई है वो कितनी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है ये भी बताना भूल गया। चलो एक बार मैं इसे हटा देता हूँ। तो यूपी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है। ठीक है। और यूपी में इसकी लंबाई कितनी है? इसकी जो लंबाई है यूपी में वो कितनी है? 1450 किलोमीटर। ठीक है। बाकी मैं बता चुका हूँ। यह 28 राज्यों से होकर गुजरती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बिजनौर के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा बलिया से होते हुए बिहार राज्य में चली जाती है। ओके, ठीक है। अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन था कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? कहता है ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या कहता है कि केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका खा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में है, हवाई में है, एंडीज़ में है या राजिकी में है? तो कहाँ पर है? एंडीज़ पर्वत में स्थित है। जागृत का मतलब होता है सक्रिय, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। सक्रिय का मतलब होता है ये हर वक्त क्या होता रहता है? फूटता रहता है। ठीक है।
आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन कैसे लगे आप लोगों को। कहता है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है। तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाती है। ठीक है, तो देखो मैं एक बार ये बना देता हूँ आपका, समझ गए होगे, ये हमारा पूर्वी हिस्सा है मैप का। ठीक है, तो यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम क्या होता है, सांगपो नदी होती है। ये जो होती है बेटा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो भारत में आ जाती है, और भारत में इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही।